सुप्रभातम मित्रों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 13 वाक्य विचार। सिंटेक्स को पढ़ेंगे। आज हमें पढ़ना कि सेंटेंस किस प्रकार से बनते हैं और किस तरह से इनको विभाजित किया जाता है। सबसे पहले देखेंगे वाक्य होता क्या है। आप यहाँ पे देख रहे हैं एक चित्र में कि श्याम दूध पी रहा है, वाह यह कितना सुंदर उपवन है। तो यह क्या है, वाक्य बनाया गया। अभी इसके पहले हमने वर्णों को जाना, स्वर व्यंजनों को जाना, शब्दों को जाना। अब हम समझेंगे कि शब्दों के माध्यम से वाक्य किस प्रकार से बनते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। अपने मन की बात या भावों को अभिव्यक्त करने के लिए व्यक्ति कुछ शब्द समूहों का सहारा लेता है जो सार्थक होते हैं। जैसे उपर्युक्त शब्द समूह श्याम दूध पी रहा है और वाह यह कितना सुंदर उपवन है। अब वाक्य की परिभाषा क्या होती है सेंटेंस की? जिन पदों के सार्थक एवं सुव्यवस्थित समूह से भावों की पूरी अभिव्यक्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। क्या कहा गया कि जिन पदों के सार्थक एवं सुव्यवस्थित समूह से भावों की पूरी अभिव्यक्ति की जाती है उसे हम वाक्य कहते हैं। और वाक्य के अंग, अब देखेंगे वाक्य को हमने जाना कि शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। अब आगे हम देखेंगे मित्रों कि वाक्य के कितने अंग होते हैं, कितने प्रकार से वाक्यों को रचा गया है। यहाँ पे आप देखिए, पार्ट ऑफ सेंटेंस, वाक्य के दो अंग होते हैं, सब्जेक्ट ऑफ और प्रेडिकेट, उद्देश्य और विधेय। आपने इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट एंड विधेय, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, उद्देश्य और विधेय। सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट होता क्या है। तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, यानी कर्ता क्रिया का माध्यम लेकर के कर्म के विषय में जो कहेगा वह क्या होगा? सब्जेक्ट। या मैं कहूं कि वाक्य में अगर तीन चीजें हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया, तो आपका जो कर्म होगा वही आपका सब्जेक्ट होगा। भाई कर्ता कौन होगा? करने वाला। क्रिया कौन होगा? जो कर रहा है, कर्ता जिसकी हेल्प ले रहा है, क्रिया के माध्यम से कर्म की पूर्ति की जा रही है। इसलिए आपके संस्कृत में कहा गया क्रियाजनकत्वम इति कारकत्वम। अब कहने का तात्पर्य कि एक सब्जेक्ट को बनाने के लिए कर्ता क्रिया का माध्यम बनता है और जो है कर्म को सब्जेक्ट बनाता है। अब क्या कहा गया कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। प्रायः कर्ता ही उपदेश होता है। अब देखिए, कर्ता को क्यों उद्देश्य यहाँ पे कहा गया? क्योंकि क्रिया का मूल आधार जो है कर्ता होता है। अब प्रेडिकेट क्या होगा? विधेय। उद्देश्य के समय, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे उपर्युक्त, अब देखेंगे अर्जुन ने जयद्रथ को मारा और कुत्ता भौंक रहा है, तो उपर्युक्त वाक्यों में अर्जुन और कुत्ता ये दोनों क्या हो गए? उद्देश्य हो गए। अब क्रिया प्रभावित किसके ऊपर हो रही है? तो जयद्रथ के ऊपर, और भौंकना, तो जयद्रथ को मारा और भौंक रहा है, ये क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। भाई सब्जेक्ट क्या हुआ आपका इसमें? उद्देश्य अर्जुन और कुत्ता। प्रेडिकेट क्या हुआ? विधेय, तो जयद्रथ और भौंकना। अब देखेंगे मित्रों कि वाक्य के भेद, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वाक्यों को दो आधारों पर बांटा गया है। वाक्यों को दो आधारों पर बांटा जाता है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। तो रचना के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। सबसे पहले हम जानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। रचना के आधार पर वाक्यों के तीन भेद होते हैं या वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस, संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस, मिश्रित वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। साधारण वाक्य क्या होते हैं मित्रों? सिंपल सेंटेंस, जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। सिंपल सेंटेंस में जिस वाक्य में
एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उसे हम सिंपल सेंटेंस या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे सीता पढ़ रही है, अशोक विद्यालय जाता है। अब उपर्युक्त दोनों वाक्यों में एक उद्देश्य सीता और अशोक तथा एक ही विधेय है, पढ़ती है और विद्यालय जाना या विद्यालय जाता है, अतः ये दोनों वाक्य सरल वाक्य हैं। तो सिंपल सेंटेंस कैसे आप जानेंगे? जहाँ पे एक उद्देश्य एक विधेय हो, वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट, एक उद्देश्य और एक विधेय हो। तो जहाँ पे एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होगा वहीं पे क्या होगा? आपका सिंपल सेंटेंस या साधारण वाक्य कहा जाएगा। अब समझेंगे हम संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस। जब दो या दो से अधिक सरल उपवाक्य किसी योजक से जुड़े हो तो ऐसे उपवाक्यों से बने वाक्य को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। क्या कहा गया कंपाउंड सेंटेंस में? जब दो या दो से अधिक, एक उद्देश्य एक विधेय रहा तो सिंपल सेंटेंस, और जब दो या दो से अधिक सरल उपवाक्य यानी दो सिंपल सेंटेंस एक किसी योजक से जुड़ जाएं तो वहां पे क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जैसे पिताजी कोलकाता गए हैं और माताजी दिल्ली गई। पिताजी कोलकाता गए हैं और माताजी दिल्ली गई हैं। उपर्युक्त वाक्य में दो उपवाक्य हैं, दो सरल वाक्य हैं। पिताजी कोलकाता गए हैं, माताजी दिल्ली गई हैं, और दोनों को जोड़ करके हमने और के द्वारा हमने दोनों को जोड़ दिया, इसलिए ये क्या कहला गया? कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य। अब तीसरा हम देखेंगे मिश्रित वाक्य। क्या होता है मिश्रित वाक्य? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा अन्य आश्रित उपवाक्य हों उसे मिश्रित उपवाक्य कहते हैं, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे इंग्लिश में। कहने का तात्पर्य कि जहाँ पे एक जो है राजा हो जाए और सारे उसके अधीन हो जाए, एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो जाए और सारा डिपार्ट उसके अधीन हो जाए, तो कहने का तात्पर्य पहला वाला जो होगा वाक्य वो क्या हो जाएगा? हेड ऑफ डिपार्टमेंट, और बाकी वाक्य जो होंगे वो उसके आश्रित हो जाए, उसी के सहारे चलें, तो वह वहाँ पे मिश्रित वाक्य होगा। जैसे अर्थ के, अब यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा, उस लड़के को पुरस्कार मिला जो पढ़ने में तेज था। उस लड़के को पुरस्कार मिला जो पढ़ने में तेज था। हमने कहा कि कक्षा 6 में उसी लड़के को पुरस्कार दिया जाएगा जो प्रथम श्रेणी अच्छे अंकों से आएगा। तो एक जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो गया और एक क्या हो गया? बाकी वाक्य उसके आश्रित हो गए। उपरयुक्त वाक्य को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है और इसे जो योजक द्वारा जोड़ा गया है। इसमें एक प्रधान उपवाक्य है और दूसरा आश्रित उपवाक्य है। भाई उसको पुरस्कार मिला, ये पुरस्कार मिलना क्या हो गया? प्रधानता हो गई, लेकिन किसे मिला? दूसरा वाक्य आधारित हुआ, आश्रित हुआ, जो पढ़ने में तेज था। अब आगे हम समझेंगे अर्थ के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। अब अर्थ के आधार पर क्या होते हैं? हमारे वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य। क्लियर? विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य तथा संदेहार्थक वाक्य और विस्मयादिबोधक वाक्य। तो सबसे पहले हम जानेंगे विधानार्थक वाक्य।
जिस वाक्य से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वह विधानार्थक वाक्य कहलाता है। या मैं कह दूं सरल वाक्य ही विधानार्थक वाक्य कहलाता है, तो कोई गलत नहीं होगा। जैसे सीता पढ़ रही है, यहाँ पे यह विधानार्थक वाक्य है, क्रिया का होना पाया जा रहा, सीता है, पढ़ने का क्रिया कर रही है, सीता पढ़ रही है। दूसरा हम जानेंगे निषेधार्थक वाक्य। ये भी बिल्कुल सरल है, बहुत सामान्य है कि जिस वाक्य से किसी कार्य के ना होने का बोध हो वह निषेधार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे मैं कह दूं सीता नहीं पढ़ रही है, वह कार्य नहीं करना चाहता, वह यह कार्य के लिए मना कर रहा है। तो ऐसा जहाँ पे मना नहीं निगेटिविटी पता चले तो या निगेटिव पता चले तो वह क्या होगा, निषेधार्थक वाक्य होगा। जहाँ पे नहीं शब्द का प्रयोग किया जाए या मना करने अर्थ में किया जाए तो वह निषेधार्थक वाक्य होगा। तीसरा हम समझेंगे आज्ञार्थक वाक्य। क्या होता है आज्ञार्थक वाक्य? तो जिस वाक्य से किसी प्रकार के आदेश, अनुमति आदि का बोध होता है वह आज्ञार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे सीता अपनी पुस्तक लाओ, मैंने तुम्हें कहा यह कार्य कर लेना, तुम्हें अपने घर ही जाना होगा और कहीं नहीं जा सकते हो। इस प्रकार से जो है जहाँ पे आज्ञा दी जाएगी वही आज्ञार्थक वाक्य होगा। प्रश्नार्थक वाक्य, जहाँ पे क्या, क्यों, कैसे, कब इत्यादि शब्द मिल जाएं तो वह और अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो वह प्रश्नार्थक वाक्य कहलाता है। जिस वाक्य से किसी प्रश्न के पूछे जाने का बोध हो वह प्रश्नार्थक वाक्य कहलाता है। क्या सीता पढ़ रही है? क्या मोहन जा रहा है? क्या सीता जी रामचंद्र जी के साथ वन गई? क्या लक्ष्मण भी राम को गए? भरत क्यों नहीं वन को गए? इस प्रकार से के वाक्य होंगे तब वहाँ पे वह क्या होंगे, प्रश्नार्थक वाक्य होंगे, जहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछा जाए और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ हो। अगला हम देखेंगे पांचवा इच्छार्थक वाक्य। जिस वाक्य से इच्छा, आशीर्वाद अथवा शुभ कामना के भाव का बोध हो वह इच्छार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे ईश्वर तुम्हें स्वस्थ रखे, मेरी यही मनोकामना है कि तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हों, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे, है ना। इस प्रकार के जहाँ पे आशीर्वाद हो, मैंने कहा खुश रहिए आप, भगवान की कामना आपके साथ है, भगवान का आशीर्वाद आपके साथ निरंतर बना रहे। इस तरह की इच्छा जहाँ पे जागृत की जाए या जाहिर की जाए वह क्या होगा, इच्छार्थक वाक्य कहलाएगा। अगला हम देखेंगे 4 नंबर पे संकेतार्थक वाक्य। जिस वाक्य में एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर करे वह संकेतार्थक वाक्य कहलाता है। इन वाक्यों को हेतुवाचक वाक्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेतुवाचक। यदि हंसोगी तो पिटाई हो जाएगी, यानी कि संकेत दिया गया यदि तुम बाहर गए तो फिर बाहर ही रहना, अंदर ना नहीं आ सकते हो। यदि तुमने घर से बाहर कदम रखा फिर जो है तुम्हें अंदर आना वर्जित हो जाएगा। यदि तुम शैतानी करोगे तो पिटोगे, ना करोगे तो ना पिटोगे। तो इस तरह का एक दूसरे पर हेतुवाचक कर दिया जाएगा, आधार बना दिया जाता है। संदेहार्थक वाक्य। जिस वाक्य से कार्य के पूरे होने में संदेह हो वह संदेहार्थक वाक्य कहलाता है। शायद आज वेतन मिल जाए, शायद कुछ दिनों बाद स्कूल लगने लग जाए, शायद जनवरी तक ये कोरोना की महामारी समाप्त हो जाए, शायद अप्रैल से पहले की तरह ही विद्यालय संचालित होने लगे। इस तरह के वाक्य जहाँ पे प्राप्त होंगे वह संदेहार्थक वाक्य कहलाएंगे, जहाँ पे शायद शब्द का प्रयोग होता है ज़्यादा। लास्ट हम देखेंगे विस्मयादि बोधक वाक्य। बहुत सरल है। जिस वाक्य से विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव का बोध हो, जहाँ पे फीलिंग्स आपको दिखाई दें वह जो है विस्मयादि बोधक कहलाता है। जैसे वाह क्या सुंदर लग रहे हो, छी छी कितने गंदे लग रहे हो, छी छी यहाँ पे कितनी गंदगी है ना, अरे ये क्या हो गया,
मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, है ना। इस प्रकार के जहाँ पे भाई आपके जो है भाव उत्पन्न हो, फीलिंग्स उत्पन्न हो मन में, वह क्या होगा, विस्मयादिबोधक वाक्य होगा। और इसमें एक्स्ट्रामेटिक मार्क्स चिन्ह या विस्मयादिबोधक चिन्ह जरूर लगाया जाएगा। लास्ट पंक्ति हम पढ़ेंगे, वाक्य परिवर्तन। एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्यों में बदलना ही वाक्य परिवर्तन या वाक्य रूपांतरित कहलाता है। वाक्य परिवर्तन करते समय एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि वाक्य का मूल अर्थ किसी भी हालत में विकृत ना हो, बिगड़े ना बदला जाए। जैसे हम पढ़ेंगे साधारण वाक्यों का संयुक्त वाक्यों में परिवर्तन। साधारण वाक्य है, बालक रो रो कर चुप हो गया, ठीक है। संयुक्त करेंगे तो क्या करेंगे, बालक रोया और चुप हो गया। मुझसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अब संयुक्त करना है तो क्या करेंगे, अगर आपको मुझसे मिलना है तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कठोर बनकर भी सहृदय बनो, कठोर बनो परंतु सहृदय भी बनो। नारियल के समान स्वभाव हो, बाहर से बड़ा कठोर दिख रहा है पर अंदर से नारियल कितना मुलायम होता है, उस प्रकार का स्वभाव हो। सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे, सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे, चहचहाने लगे। इस प्रकार के जो वाक्य होंगे वह साधारण वाक्य संयुक्त वाक्य में बदले जाते हैं। लास्ट हम देखेंगे कि कुछ साधारण वाक्यों को मिश्रित वाक्यों में भी बदलना पड़ता है परिवर्तन, वाक्य परिवर्तन में। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, तो अब जो अच्छे लड़के होते हैं वे परिश्रमी होते हैं। स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं, जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे ही सदा सुखी रहते हैं। धनी व्यक्ति हर चीज खरीद सकता है, तो जो धनी व्यक्ति है या जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज खरीद सकता है। वह जूते खरीदने के लिए बाजार गया, उसे जूते खरीदना था इसलिए वह बाजार गया। इस प्रकार से मित्रों वाक्य परिवर्तन किया जाता है। तो आपने इस पाठ में वाक्य विचार में वाक्यों के सभी अंगों को सामान्य रूप से जाना और पहचाना। अगले वीडियो में, अगले ट्यूटोरियल में हम जो है इसके अभ्यास कार्यों को समझेंगे। धन्यवाद। शुभ दिवस।